हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी बाय रोहतास सर। आज का जो चैप्टर रहेगा दैट इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। बीए थर्ड ईयर के लिए चैप्टर नंबर 2, बीए सेकंड का जो थर्ड सेमेस्टर है उसका चैप्टर नंबर 2 रहेगा हमारा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आज हम इसमें दो पार्ट हमारे इसमें आज हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, कैसे ये बना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर को। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। बिफोर वी डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन का मतलब यहाँ पर संगठन है, एटमॉस्फेयर का जो संगठन है इसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर एक्चुअल में है क्या। जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर एक जो एयर यानी कि वायु की जो लेयर है उसी को हम क्या है एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर हमारा है अर्थ के चारों ओर, ये अर्थ के जो ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस है यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है उसके कारण इसके चारों ओर चिपका हुआ है, इसके चारों ओर फैला हुआ है। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा एटमॉस्फेयर, जो इट इज़ ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। और ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण ही जो इसके चारों ओर ये चिपका हुआ है। तो यहाँ पर हम एक डेफिनेशन के द्वारा इसको जानने की कोशिश करेंगे कि एटमॉस्फेयर है क्या। द एटमॉस्फेयर इज ए थिन लेयर ऑफ गैस हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। एटमॉस्फेयर जो है यानी कि जो वायुमंडल है, एक वो थिन लेयर, एक वो पतली जो लेयर है गैस की जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर है। किसकी वजह से है वो? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है उसकी वजह से हवा का जो कंसंट्रेशन है वो हमारी एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा जो अर्थ सरफेस है पृथ्वी की चारों ओर की जो लेयर है उसके चारों ओर ये मतलब इस अर्थ को कवर किए हुए हैं। तो ऐसी लेयर को ही हम क्या एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अनदर डेफिनेशन देखते हैं। The Earth atmosphere is a gaseous envelope several hundred miles thick which surround the solid and liquid earth। ये क्या कहता है? ये जो डेफिनेशन है भाई जीटी त्रिवार्था ने दी थी। उन्होंने बताया है कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए गैसियस एनवलप, यानी कि वायु जो मंडल है हमारा गैसेस का एक ऐसा आवरण है जो सेवरल हंड्रेड माइल यानी कई सैकड़ों किलोमीटर या मील तक जो है हमारी पृथ्वी के चारों ओर ये हमारी जो अर्थ है उसके चारों ओर हमें ये मिलता है। द सॉलिड एंड लिक्विड अर्थ, यानी कि हमारी जो अर्थ है जिसको हम सॉलिड और लिक्विड यहाँ पर कहा गया है क्योंकि कॉन्टिनेंट एंड जो ओशियन जो पार्ट है वो सारे के सारे में अर्थ के अंदर आते हैं। और उसी के चारों ओर एक जो थिक लेयर है किसका? गैसेस का, उसी को हमने एटमॉस्फेयर के नाम से उसको हम मानते हैं या उसको जाना जाता है। तो सिंपल भाषा में यदि हम बात करें तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर वायुमंडल की वो यानी कि वो गैसेस का आवरण है, वो गैसों का एक पतला आवरण है जो हमारी अर्थ को चारों ओर से कवर किए हुए हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर, यदि हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें कि ये कितना थिक हो सकता है, कितना इसका ये गहरा हो सकता है, हमारी अर्थ से ऊपर हम जाते हैं तो कितना किस लेवल तक हमें ये देखने को मिलता है। तो एटमॉस्फेयर इज ए वेरी थिन, बहुत ही क्या है, एक मतलब पतली लेयर है, रिलेटिवली लेयर ऑफ द गैसेस ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि यह जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये क्या है हमारी जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर एक गैसेस की लेयर है, इसी को हम क्या अर्थ सॉरी एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जैसा कि हमें पता है अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, और एटमॉस्फेयर की थिकनेस की यदि हम बात करें तो ये है 100 किलोमीटर। तो यदि हम रेडियस के मुकाबले में यदि एटमॉस्फेयर की थिकनेस की बात करें तो ये बहुत कम है। द एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ masses and 99% the total masses of atmosphere is confined to the height of 32 किलोमीटर। जैसा कि हमें ये पता है कि जो एयर है यानी कि जो वायु है वो हमारी अर्थ का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और वायुमंडल का भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है।
और पूरी अर्थ का जो मासिस है उसका 99% जो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो एयर के द्वारा बना हुआ है। और ये ज़्यादातर हमें क्या 32 किलोमीटर की हाइट तक जो है कन्फाइंड है, यानी कि ज़्यादा इसकी जो थिकनेस है, यदि हम बात करें इसकी उसकी डेंसिटी, उसकी घनत्व की या उसकी गहराई की बात करें तो 32 किलोमीटर तक ही हमें ये देखने को मिलता है। जैसे जैसे और ऊपर में जाते हैं तो ये बहुत ही मतलब थिन होता जाता है, या मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा आउटर जो स्पेस है उसके अंदर ये मर्ज हो जाता है। तो यहाँ हमने इसकी थिकनेस के बारे में बात की एटमॉस्फेयर के। तो अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो इसका जो ओरिजिन है एटमॉस्फेयर का वो कैसे हुआ, तो इसके बारे में कुछ विचार है। इससे पहले हम देखें कि एयर की जो डेंसिटी एंड हाइट, ये देखते हैं कि ये हमारे पास आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एयर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे में एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी मतलब एक दूसरे के पास में चिपके हुए हैं। इसका मतलब है यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, और जैसे जैसे एयर ऊपर बढ़ती है या ऊपर की तरफ जाती है तो इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, या इसके मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो अर्थ सरफेस है, हमारा जो ये मान लीजिए हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारी अर्थ है, इसके अर्थ के चारों ओर यदि हम बात करें ये जो आवरण बना हुआ है, यहाँ यहाँ हमें इनकी डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि हम थोड़ा और ऊपर में ऐसे पहुँचने की बात करते हैं तो वहाँ पर इसकी जो है डेंसिटी वो किस प्रकार से लाइट हो जाती है। तो इससे हम वायुमंडल की थिकनेस के बारे में हम इसमें जान सकते हैं कि वायुमंडल कितना थिक है। हमारी अर्थ का जो सरफेस जो है, सरफेस के बिल्कुल पास में, या हम ये कह रहे हैं कि जो लोअर जो लेयर है एटमॉस्फेयर की उसमें इसकी डेंसिटी ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू द हायर लेयर। तो यहाँ हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो इससे पहले कि ओरिजिन यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसके अंदर दो विचार प्रचलित है। सबसे पहला है ओल्ड व्यू, यानी कि बहुत पुराना विचार। ये विचार क्या कहता है कि इस विचार के according to this view, the Earth did not have any atmosphere at the time of birth about 4.5 billion year ago। ये कहता है कि जब पृथ्वी का जो ओरिजिन हुआ था आज से 4.5 बिलियन ईयर एगो, उस टाइम इसके ऊपर किसी भी प्रकार का डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं था। तो इस एटमॉस्फेयर इसका बना कैसे, फिर ये कहते हैं कि आफ्टर द बर्थ, यानी कि इसके जन्म के बाद, इसके अर्थ के जन्म के बाद, द अर्थ स्टार्टेड कूलिंग डाउन। जैसा कि हमने पढ़ा कि अर्थ का जो ओरिजिन हुआ था उसमें गैसेज थी काफ़ी, धीरे धीरे फिर वो कूलिंग डाउन होना शुरू हुआ विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता गया हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है या जो अर्थ है वो धीरे धीरे ठंडी होती गई। लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज वाज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और उस गैसेज का, यानी कि जो शुरू के अंदर गैसेज के रूप में थे, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गया तो उसका कुछ जो अमाउंट है, मतलब उस गैसेज का एक जो अमाउंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर, जो बाद में क्या बन गए, ओशियन बन गए, समुद्र बन गए। और कुछ उसका जो पार्ट है वो सॉलिड, मतलब उसमें सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, जो कि क्या बन गए, कॉन्टिनेंट। कुछ जो पार्ट बचा था उस गैसेस का, क्योंकि शुरू के अंदर जब अर्थ का ओरिजिन हो तो गैसियस रूप में, और धीरे धीरे फिर वो कूलिंग डाउन होती गई, मतलब ठंडी होती गई। ठंडी होने से जो गैसेस थी वो लिक्विड और सॉलिड के अंदर जो कन्वर्ट होती गई। लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट होने का मतलब है कि जैसे जैसे कि मतलब जो गैसेस थे अलग अलग, उनमें वो कन्वर्स मतलब बदलती गई वो। तो जो लिक्विड में कन्वर्ट हुई वो ओशियन बन गए बाद में, और जो सॉलिड में हुई वो कॉन्टिनेंट बन गए, और इसका कुछ जो पार्ट बचा था वो हमारा एटमॉस्फेयर का पार्ट बन गया। तो इस प्रकार से जो पुराना विचार कहता है कि पृथ्वी के जन्म के टाइम में किसी भी प्रकार का कोई इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर नहीं था। ये तो पृथ्वी के बाद में, मतलब जो गैसें थी धीरे धीरे जब ठंडी हो रही थी, या पृथ्वी का जो तापमान धीरे धीरे कम हो रहा था, ठंडी हो रही थी, तो उस टाइम क्या हुआ, कुछ जो गैसेज है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी, और कुछ जो गैसेज है सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगी, यानी कि कुछ तरल में और कुछ ठोस में। जो तरल वाली थी वो महासागर बन गए, और जो ठोस वाली थी वो कॉन्टिनेंट बन गए, और कुछ जो गैसें बची थी वो हमारा आज का जो इन्वायरमेंट है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो बन गया। तो ये तो था पुराना विचार अकॉर्डिंग टू दिस, कि किस प्रकार से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बना। इसके बाद में फिर हम देखते हैं न्यू विचार।
कि न्यू जो व्यूज क्या बोलते हैं, नए विचार जो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू व्यूज द अर्थ एटमोस्फेयर केम इनटू बीइंग अबाउट 60 करोड़ ईयर एगो। ये कहता है कि अर्थ पृथ्वी का जो एटमोस्फेयर है वो आज से 60 करोड़ साल पहले ही बनना शुरू हुआ। कौन से युग के अंदर? कैम्ब्रियन के अंदर, कैम्ब्रियन। अब ये कहते हैं कि बाद में फिर क्या हुआ कि संभवतः कि जो सोलर विंड थी, जो प्रीमोडर्नियल टाइम में, द सोलर विंड फ्रॉम द प्रीमोडर्नियल सन कॉज स्कैटरिंग ऑफ द गैसेस अराउंड प्लैनेट्स नियर द सन इनटू स्पेस। ये क्या कहता है कि जो सोलर विंड कौन सी होती है? जो सन से हमें निकलती है, या इसकी मतलब बहुत इंटेंसिटी होती है। प्रीमोडर्नियल का मतलब शुरुआत के टाइम का जो सन था उसके आसपास में जो सोलर विंड थी, कोस स्कैटर ऑफ द गैसेस अराउंड प्लैनेट्स, यानी कि जो जो उपग्रह थे या जो ग्रह थे उनके चारों ओर जो इस प्रकार की गैसेस जो है धीरे धीरे मतलब फैलनी शुरू होगी नियर द सन इनटू द स्पेस। जो सन के पास, यानी कि जो सूर्य के पास में जो छोटी छोटी या मतलब जो हमारी जो सोलर विंड थी वो दूसरे ग्रहों तक पहुंचनी शुरू हो गई थी स्कैटरिंग की वजह से। और फिर क्या कहते हैं, द अर्थ एटमोस्फेयर वाज फॉर्म्ड आफ्टर स्कैटरिंग ऑफ द गैसेस ऑफ द प्रीमोडर्नियल एटमोस्फेयर बाय द सोलर विंड। ये कहते हैं कि अर्थ का जो एटमोस्फेयर वो कैसे बना था, वो इसी वजह से बना था कि क्योंकि जो शुरुआत की जो विंड थी प्री मोडर्नियल की यदि हम बात करें या सोलर विंड्स की बात करें, तो फैलती हुई धीरे धीरे वो अर्थ पे या अर्थ के चारों ओर आई, वहां से फिर इसका ओरिजिन हुआ। और इसमें भी ये कहते हैं सबसे बड़ी जो बात है कि इसका कुछ जो भाग है, द अर्थ एटमोस्फेयर वाज फॉर्म्ड आफ्टर द स्केटिंग ऑफ द गैसेस ऑफ द प्रीमोडर्नियल एटमोस्फेयर बाय द सोलर विंड। सोलर विंड की, यानी कि सोलर जो विंड थी जो सन के चारों आसपास थी, वो मतलब स्कैटर हुई स्पेस के अंदर, धीरे धीरे वो अर्थ के ऊपर आई और वहां से फिर जो अर्थ का जो एटमोस्फेयर है वो बनना शुरू हुआ। और उस टाइम वो कहते हैं कि जो मेन जो गैसेस थी वो बहुत हल्की थी, जैसे कि हाइड्रोजन थी, मीथेन थी और वाटर वेपर। तो इस प्रकार की जो गैसेज है वो कहते हैं कि उस टाइम में मतलब स्कैटर हुई और उसी से जो हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। तो इससे क्या हुआ कि अर्थ जो है इन चीज़ों को उन्होंने अट्रैक्शन किया, क्योंकि अर्थ के अंदर धीरे धीरे जो ग्रेविटी थी, तो ग्रेविटी के कारण क्या है, जो अर्थ के चारों ओर ये चीज़ें धीरे धीरे आने शुरू हो गई। और उसमें से कुछ जो गैसेज है, उसका जो कुछ जो गैसेज है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, हीलियम है, ये जो है मतलब जब अर्थ जब बन रही थी धीरे धीरे, तो उस टाइम मतलब उसके एंटर में, यानी कि इंटीरियर पार्ट के अंदर घुस गई थी जब अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी। तो उसमें से जब जब वो अच्छी तरह से जब तैयार होगी, तो बाद में फिर उसमें से कुछ जो गैसेज एज ए वैल्केनिक इरप्शन के रूप में, यानी कि ज्वालामुखी के जब फटती है, तो उस टाइम वो गैसेज जो फिर धीरे धीरे पृथ्वी से बाहर आनी शुरू हुई, और वही जो गैसेज है धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर जो है मतलब हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके रूप में हमारे सामने हुई। इसका मतलब है कि धीरे धीरे वही जो गैसेज जो एट द टाइम ऑफ द अर्थ ओरिजिन, वो गैसेज अर्थ के उसमें घुस गई थी, वही धीरे धीरे फिर क्या है बाहर आकर वैल्केनिक इरप्शन जब हुआ, तो बाद में फिर वो इजेक्ट हुई, बाहर आई, और वही जो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर बनाने में उसका काफ़ी बड़ा रोल रहा। उसी में से एक ये कहता है कि जो वाटर वेपर था वो भी धीरे धीरे कंडेंस हुआ, तो उसमें क्या है कि वो प्रेसिपिटेशन हुई। प्रेसिपिटेशन होने से कई सालों तक जो है कॉन्टिन्यूअस जो रेनफॉल हुई, लैक्स ऑफ ईयर तक। तो इससे धीरे धीरे जो है जो रेन था, यानी कि जो रेन वाटर था, वो धीरे धीरे इकट्ठा शुरू हुआ, और जो गड्ढे पहले से पृथ्वी के ऊपर बने थे उसके अंदर जो है वो समाकर ओशियन के रूप में हो गए। द रेन वाटर गॉट accumulated इन द डिप्रेशन ओवर द अर्थ सरफेस एंड बिकम द ओशियन और द फॉर्म द ओशियन। इस प्रकार धीरे धीरे ओशियन बने। हाइड्रोजन गैसेस बाद में जो ओशियन के अंदर यानी एंटर कर गई, और फिर धीरे धीरे इनटू स्पेस के अंदर वो चली गई। तो हाइड्रोजन गैसेस फ्रॉम द वाटर एंटर्ड इनटू द स्पेस। तो इस प्रकार से फिर दूसरी जो गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो भी बननी शुरू हुई और केमिकल रिएक्शन होना शुरू हुआ, और ये जो गैसेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई हमारे एटमॉस्फेयर का।
तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि धीरे धीरे अर्थ का जो ओरिजिन हुआ, हमारा एटमॉस्फेयर बना। तो इसके बारे में दो विचार थे जो जिसके बारे में हमने स्टडी किया, ओल्ड व्यू और न्यू। ओल्ड व्यू कहता है कि उस टाइम कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, और ये कहते हैं कि अर्थ के बनने के 60 करोड़ साल बाद जो है हमारा एटमॉस्फेयर जो है बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कंपोजिशन का मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग गैसों से जो बना हुआ है, इसका संगठन क्या है, मतलब ये गैसेस के अलावा उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हमें तीन चीज़ें देखने को मिलते हैं। पहला जो हमारा पार्ट है इसके अंदर गैसेस, दूसरा हमारा इसके अंदर है वाटर वेपर्स, और तीसरा हमारा इसके अंदर डस्ट पार्टिकल। ये तीन चीज़ों से मिलकर जो गैस ये हमारा एटमॉस्फेयर बना है, यानी कि गैसेस, जलवाष्प और धूल कण जिसको हम बोलते हैं। तो इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट फिक्स, इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस एंड टाइम, यानी कि हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कोई फिक्स नहीं है, ये समय और स्थान के अकॉर्डिंग जो है बदलता रहता है। तो जब से इसका ओरिजिन हुआ है आज से लेकर आज तक जो इसमें कितने सारे चेंजेस आए हैं, और अब धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे कि अलग अलग गैसेज जो कारण CO2 गैसेज है, ग्रीन हाउसेज गैसेज है, CFCs है, वो जैसे इंक्रीज हो रही है, अर्थ का हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है। तो स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग इसके अंदर परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गैसेस की। वैसे तो इसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो गैसेस पाई जाती है उसमें है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ओजोन। ये पांच गैसेज जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी इसके अंदर नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, ये बहुत सारी गैसेज मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर बहुत सारी गैसेज हमें देखने को मिलती है, और यही मिलकर जो है हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाती है। इसमें सबसे ज़्यादा यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो 78% नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन की यदि हम बात करें, यदि पूरी गैसेज को हम 100% मान लें तो 78% जो है वो अकेले नाइट्रोजन का है। इसकी एक्चुअल जो अमाउंट है 78.03%। ये क्या काम करती है, जो नाइट्रोजन का काम क्या है, हम बात करें तो अवॉइड क्विक बर्निंग, जल्दी से जो आग यदि जैसे हम कहते हैं आग लगती है तो ये आग मतलब लगाने को रोकती है, ये मतलब आग बुझाने का काम करती है क्विक बर्निंग से। यदि मतलब नाइट्रोजन होगी तो कोई भी चीज़ जो है जल्दी से उसमें वो जलेगी नहीं। एंड जनरेट्स प्रोटीन इन द प्लांट्स विच इज़ मेन सोर्स ऑफ फूड। और ये दूसरा क्या काम करती है कि प्लांट्स के अंदर प्रोटीन को जनरेट करती है। प्रोटीन जो है जिसको हम खाते हैं तो उस प्रोटीन को प्लांट्स के अंदर जनरेट करती है, जो कि हमारे फूड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। दिस गैस एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ 128 किलोमीटर। इस गैस की यदि ऊंचाई की बात करें भाई कितनी ऊंचाई तक ये हमें मिल सकती है एटमॉस्फेयर में, तो ये 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें देखने को मिल सकती है। सेकंड नंबर पे आते हैं ऑक्सीजन। हमें पता है कि ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेज है, जीवनदायी जिसको हम बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स ऑल लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है पूरे एटमॉस्फेयर का, इसका जो पार्ट है दैट इज 21%। हेल्प्स इन बर्निंग फ्यूल्स, ये जो हम जो फ्यूल्स हैं इसको बर्निंग में यानी जलने में ये सहायक होती है। यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम आग नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन आग लगाने का काम करती है, और जो नाइट्रोजन है वो आग बुझाने पे यानी कि कंट्रोल करने का काम करती है, फायर को कंट्रोल करने का काम करती है। तो इट हेल्प्स इन बर्निंग फ्यूल। इट एक्सटेंड टू 64 किलोमीटर बट इट्स मेन कंसंट्रेशन इज कन्फाइंड टू 16 किलोमीटर। वैसे तो ये कहते हैं कि 64 किलोमीटर तक ये पाई जा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से ये 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही ये हमें एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो गैसेज है वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसेज है, जिसका जो कंसंट्रेशन है हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर काफ़ी कम है, 0.03%, 37 यानी अप्रोक्सीमेट 4% ये हमें देखने को मिलती है।
ये एक हैवी यानी कि भारी गैसेज है। फाउंड अप टू 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें देखने को मिलती है। असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन, ये क्या काम करती है? वेजिटेशन की ग्रोथ यानी कि वनस्पति की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी गैस मानी गई है। ट्रांसपेरेंट फॉर द सोलर रेडिएशन एंड ओपेक टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जैसे कि आप लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है कि इट अलाउ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये हमारा सन है, सन से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है, ये मान लीजिए हमारी CO2 है। इट अलाउ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, रेडिएशन के लिए, बट जैसे ये टकरा कर वापिस हो जाता है, इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, यानी कि स्थलीय धरातलीय विकिरण, पार्थिव विकिरण जिसको बोलते हैं, तो इसको ऊपर नहीं जाने देती, वो यहीं पर कवर कर लेती है और हमारे अर्थ का टेम्परेचर वो इंक्रीज करने में हेल्प करती है। इसके बाद में फिर हमारा जो आता है इसके अंदर हाइड्रोजन, इट इज़ ऑल्सो ए इम्पोर्टेंट गैस, लेकिन ये लाइट गैस है। इट एक्सटेंड टू 1100 किलोमीटर, इट्स अकाउंट ओनली 0.01% ऑफ द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर का सिर्फ 0.01% ही ये कवर करती है और लगभग 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये हमें देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट जो गैसेज है वो आती है हमारी ओजोन। ओजोन हमें पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेज है और जो कि ज़्यादातर ये हमें 10 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई है वहाँ उनके बीच में हमें देखने को मिलती है ज़्यादातर इसका जो कंसंट्रेशन है। और इसका रोल आप लोगों को पता होगा कि ये क्या करती है, ये हमें सेव करती है, हमें बचाती है किससे? सन की जो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है उससे। सन से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है उसमें अल्ट्रा वायलेट होती है, वो उसको फिल्टर करती है और इतनी अमाउंट को ही अर्थ के ऊपर सेंड करती है जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए ओजोन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गैसेस ऑफ आर इन्वायरमेंट। तो ये तो था कि जो हमारा वायुमंडल है वो अलग अलग गैसों से बना हुआ है और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ, वाटर वेपर से बना हुआ है। लेकिन जो गैसेज के अंदर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी मुख्य गैसेज है, इनका कितना कितना प्रतिशत इसके अंदर है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पार्ट इज वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प। जल वाष्प एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर का। किसी भी प्रकार की जो गैसेज है, अदर जो गैसेज है इन सब का भी है, लेकिन इसके अलावा भी जो वाटर वेपर है यानी कि जो जल वाष्प है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे वायुमंडल का। जैसा कि हमें पता है जो वाटर वेपर्स क्या होते हैं कि हवा के अंदर जो जितने छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, ठीक है, वो वाटर के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वही हमारे वाटर वेपर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो वाटर वेपर्स के बारे में यदि बात करें तो इट डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है इनकी जो मात्रा है वाटर वेपर्स की, जल वाष्प की, जो कम होती जाती है। और डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू आर द पोल्स, और भूमध्य रेखा से यदि हम पोल्स की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो भी इनकी मात्रा है जो कम होती जाती है। वाटर वेपर क्या करता है? वाटर वेपर अब्जॉर्व द पार्ट ऑफ द इंसोलेशन, यानी कि सूर्य से जो किरणें आती है या सूर्य जो विकिरण आता है वो उसको अब्जॉर्व करता है फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएट हीट, और अर्थ की जो रेडिएटेड जो हीट है उसको बचा के रखता है, सेव करके रखता है। कहने का मतलब है कि इट, जैसे कि हमारी सन है और यहाँ से सन रेज से जो आती है, सन रेज आती है और बीच में हमारे ये वाटर वेपर्स है, ये क्या करते हैं, इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं हीट को, और यही हीट जो है बाद में फिर हमारी एटमॉस्फेयर को छोड़ते हैं, जिसको हम लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। द लेटेंट हीट इज द हीट दैट इज प्रिजर्व्ड इन द वाटर वेपर्स, और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, जो कि कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है उससे फिर वो रिलीज हो जाती है और जो इवेपोरेशन के अंदर ये इसमें स्टोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। कौन? वाटर वेपर्स, जो कि अर्थ को ना तो ज़्यादा गर्म होने देता है ना ही ज़्यादा ठंडा होने देता है। और यदि हम इसके काउंट्स की बात करें कि वाटर वेपर्स कितना पाया जाता है हमारा एटमॉस्फेयर में, तो 1% से लेकर 4% तक जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स पाया जाता है। पूरे अर्थ की यदि हम बात करें, एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम की बात करें, तो ये 4% से लेकर 1%, यानी कि जो ड्राइएस्ट एरिया है, जो वेट एरिया है नियर द इक्वेटर, वहाँ पर ये मैक्सिमम 4%, और जैसे जैसे ये ड्राई एरिया है, कोल्ड एरिया है, वहाँ पर ये 1%
के बीच में हमें ये एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए जो वाटर वेपर्स का जो आधा भाग है, यानी कि जो यदि ये 4% है और यदि इसको 100% मान ले तो इसका जो 50% यानी कि जो हाफ ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर लाई बिलो द एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 2000 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर की जो ऊंचाई है एटमॉस्फेयर में, हमारी अर्थ से 2 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहाँ तक एटमॉस्फेयर में लगभग 50% जो हमारा वाटर वेपर्स है वो प्रेजेंट होता है या उसको मिलता है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर है तीसरा जो कंपोजिशन की यदि हम बात करें एटमॉस्फेयर के, तो डस्ट पार्टिकल यानी कि धूलि के कण। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि डस्ट पार्टिकल होते क्या है और ये कहाँ से आते हैं। हवा के अंदर जैसे कि हमें घरों के अंदर सुबह शाम जब सन की रेज आती है तो उस रेज के सामने हमें बिल्कुल छोटे छोटे जो पार्ट दिखाई देते हैं उसी को हम डस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं। ये जो डस्ट पार्टिकल है वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा, यानी कि ज्वालामुखी फटने से, राख से, हवा के चलने से, समुद्र के नमक से, किसी भी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ये मिक्सअप होते रहते हैं। तो दे आर फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग द सी साल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक सूट, एस, पोलन और डस्ट। चाहे हम धूल भरी आंधियाँ चल रही है या कोई वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है या कहीं जंगलों में आग लग रही है, तो उनके द्वारा जो एसिड राख है वो सारी की सारी हमारी वायुमंडल में मिक्सअप होती है और उसी का ही एक पार्ट बनता है डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूलि के कण। ये जो धूलि के जो कण है ये कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की हमारी जो निचली जो परत है उसके आसपास ही हमें ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं। हाइयर कंसंट्रेशन इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, इसका सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो हमें उपोष्ण कटिबंध के अंदर यानी कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि मान लीजिए हमारी अर्थ है और यहाँ पर जो है हमारा इक्वेटर है, यहाँ से जो कन्वेक्शनल करंट चलती है जिसके कारण ये ऊपर उठ जाते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठते हैं, तो दोनों साइड के अंदर ये सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन के अंदर हमें देखने को इनका कंसंट्रेशन यानी कि सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें डस्ट पार्टिकल तो ये यहीं पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के अंदर, उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के अंदर। ये छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल है वो जलग्राही के रूप में काम करते हैं, आर्द्रता जलग्राही के रूप में, यानी कि जिसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं डस्ट पार्टिकल के जिनके चारों ओर जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वाटर वेपर्स की यानी कि जलवाष्प की, वो चिपक जाती है। आप ये मान के चलो कि यदि हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल ना हो तो कितना भी ह्यूमिडिटी उसके अंदर हो तो भी रेनफॉल मुश्किल से होगी, यानी कि रेनफॉल पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट डस्ट पार्टिकल देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल, वर्षा होने की या बारिश होने की कोई वहाँ पर संभावना नहीं है। तो दे एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड विच द वाटर वेपर कंडेंस टू प्रोड्यूस क्लाउड, जिसके चारों ओर जो वाटर वेपर है वो चिपक जाते हैं किसके? डस्ट पार्टिकल के चारों ओर। और डस्ट पार्टिकल क्या करता है? आर्द्रता ग्राही का काम करता है या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करता है, जिसके चारों ओर वाटर वेपर क्या है? संघनन हो जाता है। कंडेंस का मतलब संघनन होना, घनीभूत होना। टू प्रोड्यूस क्लाउड, क्लाउड बनने के लिए बहुत जरूरी है। सुबह और शाम के टाइम में आप लोगों ने गोधूलि देखी होगी, डान यानी कि सनराइज के टाइम में जैसे सन उदय होता है तो आप जो लालिमा दिखाई देती है, इसी प्रकार से डस्क यानी कि सनसेट जब शाम के टाइम में सूर्य जब छिपता है उस टाइम भी हमें कुछ ये जो स्काई के अंदर आसमान के अंदर दिखाई देता है। और जो आसमान जो ब्लू दिखाई देता है नीला, वो सब किसके कारण होता है? वो सब के सारे डस्ट पार्टिकल के कारण ही होता है। यदि डस्ट पार्टिकल ना हो तो ये सुबह शाम की गोधूलि या जो हमारे आकाश जो नीला दिखाई देता है ये पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू। तो ये तो था हमारा एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। तो इसके अंदर हमने तीन चीज़ें बात करी है कंपोजिशन के अंदर। एक तो हमारा इसके अंदर गैसेज है, ठीक है, और उसके बाद में वाटर वेपर्स है, उसके बाद में हमारा इसमें डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। थैंक यू।